मैं हूं हरीश तिवारी, नमस्कार। और चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं ठाणे लोकसभा सीट की। अगर हम बात करें तो महाशक्ति की सीट कही जाती है और यहां पर उत्तर भारतीयों का काफ़ी वर्चस्व भी है। और सबसे पहले हम आपको बताएं कि चाय पे चर्चा कर रहे हैं तो चाय पे की दुकान पर हम चल रहे हैं और देख रहे हैं आप यहाँ पे चाय बन रही है और गर्मा गर्म चाय बन रही है। और जो हमारे साथ चर्चा करेंगे, अक्सर राजनीति की शुरुआत होती है तो चाय से होती है। क्या नाम है आपका? सुरेश सर। सुरेश जी, कब से चाय बना रहे हैं आप? सर मैं बना रहा हूँ 10 साल हो गए हैं। तो देख रहे हैं आप कि 10 साल से इनके दुकान पे लोग आते हैं, राजनीतिक दल के लोग आते हैं, जनरल पब्लिक आती है और चाय पे चर्चा शुरू हो जाती है। और जब चुनावी माहौल हो तो आप समझ सकते हैं कि उस दौरान जो है चाय पे चर्चा जो है सुबह लोग आते हैं और करते हैं कि कौन सा राजनीतिक दल या किस दल के विधायकों को या लोकसभा के उम्मीदवारों को यहाँ पर उम्मीदवारी दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहेंगे कि चाय पे चर्चा चल रही है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है 2024 का, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी, कोई कह रहा है मेरी पार्टी जीतेगी। मैं पार्टी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप एक जनरल व्यक्ति हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा, सीनियर सिटीजन हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार चुनावी माहौल कैसा होगा? चुनाव माहौल पूरे देश को पता है। जिन्होंने देश के लिए वास्तव में विकास की राजनीति करी और जिन्होंने धर्म से ऊपर उठ करके, जिन्होंने जातिवाद से और परिवारवाद से ऊपर उठ करके जिन्होंने काम किया है, सरकार उन्हीं की बनेगी। क्योंकि पूरे 145 करोड़ भारतवासी हमारे सर्वमान नेता किसका परिवार है, सब आप जानते हैं। तो मुझे किसी पार्टी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उसी की बनेगी जो सबको 145 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है, न कि एक किसी खास समुदाय को, चाहे वो कोई भी हो। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर उत्तर प्रदेश के बाद देखा जाए तो सबसे लोकसभा की सीट 48 सीटें महाराष्ट्र में है और महाविकास अघाड़ी और महायुति है, दोनों में सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो राजनीति है, राजनीति में कुछ बातें होती रहती हैं। बाकी मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा और सर्वमान नेता हैं हमारे, तो वो अपना जो अच्छा लगेगा उस तरीके से करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? अब की बार 400 पार मोदी सरकार। मोदी सरकार 400 पार आप कह रहे हैं, क्या मुद्दा क्या है, किस लिए कह रहे हैं, क्या विकास हुआ है आप? 10 सालों का विकास आप देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही, पूरा विश्व देख रहा है। मोदी जैसा न भूतो न भविष्यति, ऐसा नेता न हुआ है न होगा। और सनातन धर्म की राह पर देश को ले जाने वाले, हिंदुओं को जगाने वाले ऐसे नेता पूरे विश्व में कहीं है ही नहीं। अगर मोदी जी अमेरिका में चुनाव लड़े तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं हरा सकता है। ये तो भारत देश है। मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहा है विपक्ष की, वह देखे जिस तरह से ईडी और सीबीआई ये सब रेड करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हथियार है उनके पास तो गोली तो चलेगी ही ना। अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो आपको जेल जाना होगा, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस पार्टी का हो, चाहे जिस धर्म का हो। भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है मोदी सरकार। तो देख रहे हैं आप, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है, मोदी सरकार है। आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार की गुण गा रहे हैं लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर वोट यहाँ पर पड़ेगा कि किस मुद्दे पर? मोदी सरकार ने विकास तो किया ही है, ये सारा जहां जानता है। चाहे वो लोगों का, हिंदुओं का जो अधिकार था मंदिरों को लेकर के, उसको भी लोगों को, हिंदुओं को उन्होंने प्रस्थापित किया, उनके अधिकार को वापस लौटाया। और इसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज डेवलपमेंट हुआ है हिंदुस्तान में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अभी आगरा हाईवे पर गया, मैंने देखा उधर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। नागपुर हाईवे पर भी मैं गया, वहाँ पर भी मैंने देखा हुआ है 900 किलोमीटर लगभग एक बेल्ट, ये इतना बढ़िया डेवलप हुआ है कि इतना बढ़िया हाईवे मैंने अपने जीवन काल में कभी देखा ही नहीं। 120 की लिमिट इस पर है। तो ये उपलब्धि आपसे हम जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोग कहते हैं विकास जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। मुंबई या मीरा रोड की अगर हम बात करें या लोकसभा सीट जो ठाणे की है उसकी बात करें तो क्या क्या विकास हुए हैं? देखिए, ठाणे लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सांसद जो थे राजन विचारे जी, उनके माध्यम से यहाँ पर कुछ काम हुए थे। लेकिन भाजपा कार्यकाल में जो है जिस तरह से यहाँ पर सरकार के माध्यम से फंड दिए गए, तकरीबन पिछले 1400 करोड़ रुपए का फंड जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को दिया गया MMRDA के थ्रू और सरकार के थ्रू। तो विकास कार्य जो है वो यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, यहाँ के नेताओं के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया गया
है और यही एक मुद्दा जो है वो इस लोकसभा में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक देखिए आप यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। राजन विचारे को जो है उद्धव गुट से यहाँ पर घोषणा की गई है। चूँकि यहाँ पर महायुति का गठबंधन है, अब तक उनके बीच में विचार मंथन चल रहा है और जैसे ही उम्मीदवार घोषित होगा और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भाजपा का उम्मीदवार जो है वो चुनाव लड़ेगा, तो ऐसे में फिर यहाँ का जो मतदाता है वो अलग मूड में जो है मतदान करेगा। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ का मतदान जो होगा विकास के ऊपर होगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतदान तो विकास के ऊपर ही होगा, विकास तो हुआ ही है, अब इससे तो इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन अब की बार का जो चुनाव होगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं अपनी व्यक्तिगत राय बोलता हूँ कि जब मतदाता वोट डालने जाएगा, बैलेट बॉक्स के सामने जब खड़ा होगा, तो देश का नेतृत्व कौन करेगा? राहुल गांधी करेंगे या मोदी जी करेंगे? नेतृत्व के आधार पर ही अब की बार चुनाव होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि अब की बार 400 पार, वो एकमात्र, आप विकास की बात, चाहे आप राम मंदिर ले लो, कंप्लीट हो गया, काशी ले लो, विश्वनाथ ले लो, हर तरह के प्रोजेक्ट पूरे हो गए। अब उन पे तो बहस की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को लगता है वो तो काम दिखने लगे। लेकिन अब की बार मतदाता वोट डालने जाएगा तो उसके दिमाग में एक ही क्लियर कॉन्सेप्ट होगा कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है बेहतर, मोदी जी या राहुल जी। बात खत्म। मोदी जी कर सकते हैं तो मोदी जी को वोट पड़ेगी, राहुल जी कर सकते हैं तो राहुल जी। मुझे लगता है कि ये सवाल जितने लोग यहाँ खड़े हैं, अगर उनसे सबसे पूछेंगे तो नेतृत्व में बेहतर कौन है, कौन विश्व को आज नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, तो जाहिर सी बात है कि देश की पहली पसंद और देश का पहला मिजाज। अब ये सब बातें बेकार की बातें हो गई, इतना लग गई है। अब तो केवल हम इंतजार कर रहे हैं कि 400 पार के ऊपर ले जाने के लिए किस दिन। आप 400 पार की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो सीटों के शेयरिंग को लेकर के अभी तक माथापच्ची चल रही है, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति के गठबंधन जो हुआ है, उसमें सीटों को लेकर के अभी तक माथापच्ची चल रही है। 2 महीने में 4 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंबई आ चुके हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो 2-3 सीट को ही लेके ही चल रही है, लेकिन जो सामने वालों की बात करें उनका क्या हाल है? अंबेडकर साहब अपनी तरफ चले गए, अलायंस टूट गया। कांग्रेस बोल रही कि हम फ्रेंडली लड़ेंगे, उनकी एक भी बात पे नहीं हुई है। एनसीपी शरद पवार साहब जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने पूरे के पूरे, जहाँ तक हमारी बात है तो 45 सीटों पर बार बार शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि 45 सीटों का बंटवारा हो चुका है। 2-3 सीटों की बात है, 2-3 सीटों में भी मुझे लगता है कि कल परसों के बीच में डिक्लेयर हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी या उनके जो गठबंधन है, उनके बीच में मैं आपको बोलता हूं कि सीटों को बंटवारे को लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन केवल अगर कहीं हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन बेहतर कैंडिडेट होगा, कौन इनको हरा पाएगा। और शर्त ये है इसके साथ साथ कि वास्तव में कौन जनता के बीच में रहेगा, ये बात है। बाकी सीट बंटवारे को लेके आप लोग चैनल वाले तनाव लेना बंद करो, टेंशन लेना बंद करो। अगर आपको टेंशन लेना है तो आप इंडिया वालों के पास जाओ, उनका चाहे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, चाहे बंगाल में चले जाओ, चाहे बिहार में चले जाओ, हर जगह अगर खबर सीट बंटवारे को लेकर है तो इंडिया गठबंधन को है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन क्लियर है। और भाई साहब एकदम मान के चलिए, मैं आपको आग्रह करता हूं कि 4 जून को एक बार, 5 जून को फिर से आप यही चौपाल लगाइए और आप देखिए कि उस दिन के नतीजे क्या होंगे। चाय पे चर्चाएं चल रही हैं और हमारे साथ बड़े पैमाने पे लोग हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैं इनसे भी जानना चाहेंगे, इनकी भी राय लेना चाहेंगे। मैम, देखा जाए तो अक्सर आरोप लगाया जाता है कि किचन महंगा हो गया है, गैस सिलेंडर तो अभी कल उसमें दाम में सस्ता हो गया है। आपको क्या लगता है कि किचन आपका महंगा हुआ है? चाय पे चर्चा हो रही है, अगर राजनीति की जा रही है कि क्या किया जा रहा है, आप किसको अपना मतदान करेंगी या आप किसे चाहती हैं? देखिए, किचन महंगा हो या सस्ता हो, ये सब चीज़ें तो एक हमारे लिए तो मतलब जो मेन चीज़ है कि हम वापस जो हमारे पंत प्रधान है नरेंद्र मोदी जी को ही लाना चाहते हैं। क्योंकि जो महिलाओं को दिया गया है आरक्षण, वो हमारे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान दे के लाया है भारत में। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं आज तक जो महिलाओं को मतलब
पहुंचाई गई है वो सिर्फ मोदी सरकार ने पहुंचाई है। तो हम सभी महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को ही वापस 2024 में देखना चाहते हैं एज अ पंतप्रधान। उन्होंने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है और भाजपा एक सरकार ऐसी है जो महिलाओं को आगे लाना चाहती है। और मैं एक भाजपा में रहने के बाद मैं जानती हूँ कि सिलेंडर जो है वो मतलब गांव-गांव में फ्री में दिया गया है सुविधा, वो भी हमारे भाजपा सरकार ने दिया है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कार्य किया है, इसलिए महिला जो है उन्हें वोट करेंगी। आपकी क्या राय है? मैं मीरा भाईंदर की बात करता हूँ, जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं, चाय पे चर्चा चल रही है। यहाँ पे विकास के नाम पे क्या हुआ? भाई हम क्या बताएं, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी तो इस बंदे का असली उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर दुनिया, अभी तो नापने को पूरा आसमान बाकी है। ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय होता है कि मोदी जी के आते ही आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लीजिए, जो धारा 370 था, संविधान बना करके रखे थे, उस संविधान को खंडित करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन मोदी जी जैसा शख्सियत आकर के देश में एक विजय का बिगुल बजाया और आज देश आज़ाद हो गया। मैं आज़ादी के साथ साथ रहते हुए लेकिन समझे मैं पराधीन था। आज मोदी है तो मुमकिन है, यह सत्य बात है, क्योंकि मैं शिवसेना का, शिंदे सेना का यहाँ जिला प्रमुख होने के नाते, उत्तर भारतीय प्रमुख होने के नाते आज मुझे गर्व होता है कि मोदी के नारे को बुलंद करने के लिए अपने आप में एक उत्साह पैदा होता है। जो ये भावनाएं मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी अंतरात्मा बोल रही है। हर व्यक्ति की भावना एक ही आवाज़ देती है कि मोदी जी 400 पार, तो 100% समझिए इनको पार लेके जाना ही है और कोई किंतु परंतु नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मोदी के ही गुण गा रहे हैं और इसका मेन कारण है कि जो विकास का कार्य हुआ है वह जो है यहाँ पर काफ़ी प्राथमिकता उसे दी जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम विकास की बात करें, चाय पे चर्चा की बात करें, आप लोग सुबह सुबह जब आते हैं चाय पे चर्चाएं करते हैं, क्या बातें होती हैं? ऐसा है, विकास हम रोड बन जाए, बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, वो एक तरीके का विकास है। जो एक सार्वभौमिक विकास होना चाहिए वो उसके अंदर एक पार्ट है, बहुत छोटा सा अंश है वो। धर्म को राजनीति से इतना जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म, असलियत में सनातन का अर्थ ये होता है कि जो पहले था अभी और बाद में होगा। किसी धर्म के साथ ये शब्द नहीं जोड़ता है। सनातन का मतलब ही है कि पहले था अभी और रहेगा। राजनीति की हम बात करें, ठीक है, धर्मों को लेकर के राजनीति की जा रही है। धर्म इसमें आ रहा है ना बात। मेरा ऐतराज है कि धर्म को क्यों बीच में लाके हम सनातनी है या हम मुस्लिम है या हम सरदार है, या वो तो फिर एक तरीके का पक्षपात हो गया ना। वो तो विकास है। हम ये नहीं कह रहे कि 75 साल में विकास या 60 साल में विकास नहीं हुआ था, बहुत हुआ है वहीं भी विकास। तो ये स्पेशलाइजेशन, इनको तो अभी वोट लेना है, वो करना है, सब कुछ करना है, तो विकास तो बताएंगे ही ना, उनका फर्ज है, पब्लिक के साथ में है ना वो तो। बिल्कुल, विकास जो है बताएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफ़ी यहाँ पर आते हैं, चाय पे चर्चाएं करते रहते हैं। मोदी की अगर हम बात करें या विपक्ष की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, आपको क्या लगता है कि देश में विकास के नाम पर क्या इस बार भी मतदान होगा? सर जी, पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारे मित्र भरत भाई मिश्रा जी, आज का सीन देख के मुझे वही याद आ रहा है कि भरत भाई 25-30 साल पहले ऐसे ही मीटिंग चाय पे चर्चा लगाते थे। आज मुझे वो स्मृति होती है। और मोदी जी की बात रही तो जो 400 पार का नारा, जैसा हमारे भरत भाई ने बताया, हमारे नेता लोग बताते हैं, वही मोदी जी का संकल्प है कि 400 पार 100% होएगा। और प्रदेश के अंदर पण आज कैंडिडेट की बात करो तो 1-2 दिन के अंदर वो डिक्लेयर हो जाएगा और सब एकदम सुख शांति से। हमारे जो प्रभारी जो महाराष्ट्र के हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि भारत जो 400 पार की बात करें, मोदी ही क्यों और कोई क्यों नहीं? क्योंकि मोदी जी ने काम किया है और चाहते हैं कि और अच्छे से काम करें और पूर्ण बहुमत के साथ काम करें, पूरी शक्ति के साथ काम करें। इसलिए 400 पार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एक साथ सारे विकास के कार्य पूरे हो सके जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। और जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अभी मैं बाहर गया था नासिक साइड में, रोड इतनी अच्छी हैं। वहाँ से मैं शिरडी गया, शिरडी में रोड इतनी अच्छी है, मैं 1 घंटे में शिरडी पहुँच गया।
ये आपका कसारा घाट से, तो ये सारी सुविधाएं हैं। दिल्ली जाने में मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं, जो पहले मैं 3-3 घंटे सफ़र करता था, 4-4 घंटे सफ़र करता था। ये मैं देख रहा हूँ, अगर उस समय अगर ये सारे विकास हुए होते तो मैं जल्दी और तरक्की करता। मेरा तो सफ़र में ही सारा समय बीत गया है। जो संगठित काम होना है, जो एक मुश्त काम होना है, वो 400 पार से ही संभव हो पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप पूछ रहे थे जो कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई आदि का दुरुपयोग करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष कह रहा है। नहीं, विपक्ष कह रहा है, लेकिन विपक्ष को यह बात का ध्यान होना चाहिए कि यह स्वायत्त संस्था है, यह मोदी के इशारे पर नहीं चलती है, किसी केंद्र या राज्य के सरकार के इशारे पर नहीं चलती है। इसको निर्णय लेने का स्वतः खुद का अधिकार है। यह मोदी के खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए हकदार हैं और इनको राइट बनता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। लेकिन जब आप कुछ गलत नहीं करोगे तो आप निर्भीकतापूर्वक उसका सामना करो, देश को बताओ कि हमने कुछ नहीं किया है गलत। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंडिया गठबंधन का देखा जाए, पिछले दिनों जो है दिल्ली में एक प्रदर्शन हुआ, उसमें ये सारे आरोप लगाए गए। लेकिन मोदी की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसके खिलाफ इसी तरह से एक्शन होते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 17,000 करोड़ रुपया उन्होंने भ्रष्टाचारियों से वसूला है। हाँ, और आगे यह भी कहा कि वसूला है और जिसका जिसका पैसा लिया है उसका पैसा हम उसके पास तक लौटाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। आप याद करिए, रखिए, यह बात भी क्लियर कट कहा था। जब आप गलत नहीं किए हैं, और जो दिल्ली में वो गठबंधन बन के तैयार हुआ था, वहाँ सारा पारिवारिक दलदल है। सारे लोग अपना बाप बेटे को बचाने के लिए, बेटा बाप को बचाने के लिए, अपने घोटाले को छिपाने के लिए एक मंच पर आए हैं और एक मंच पर आकर के यह सोचते हैं कि किसी तरह हमारा अगर कुछ प्रतिनिधित्व हो जाए तो हमारे ऊपर कम से कम ईडी सीबीआई की आंच न आए और उस दलदल से मैं अपने आप को निकाल पाऊँ। आप याद रखिए, जितने आए थे उनको देखिए आज क्या हश्र है उनका। बिहार से लेकर ये तो आरोप लगाए जा रहे हैं ना कि देखिए, आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दुरुपयोग सरकार कर रही है। मैं आपको बताऊं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप अभी बोले कि मोदी जी क्या किए, तो मोदी जी ये किए कि जो यूपी का हमारा राजनीति चलता था राम मंदिर पे, चाहे वो कांग्रेस करती थी, चाहे सपा करती थी, चाहे कोई भी करता था, वो राजनीति उन्होंने यूपी से ख़त्म कर दिया। अभी राहुल गांधी और अखिलेश सिंह दोनों ये सोच रहे हैं कि मतलब अब किसका मैं राजनीति करूं, तो अभी वो कमियां सिर्फ मोदी का ही निकालेंगे। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूपी का जो हमारा मुद्दा था राम मंदिर का, उन्होंने मोदी साहब ने ख़त्म कर दिया उसको। तो हमारे देखने में ये है कि जो अगर हमारा मोदी ने राम मंदिर मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या बनारस की मुद्दे हों, जो वहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या चुनाव पे इसका असर पड़ने वाला है? अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जब देश की संस्कृति का पुनरुत्थान हो रहा है और हर भारतीय के मन में भावना आ रही है कि हमारी जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जिनको पिछले 1000-1500 साल से लोगों ने डैमेज करने का कोशिश किया, वो दोबारा बन रही है, तो सबको खुशी होगी। मैं ही क्या, सब खुशी होंगे। कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म से हो, हर आदमी को खुशी होगी कि हम 3000-5000 साल बाद क्या थे और आज दोबारा से वो हो रहा है। आज संगोल जो चोल साम्राज्य के अंदर पावर ऑफ ट्रांसफर करने का टूल था, वो दोबारा से संसद में है, तो हर तमिलियन को, हर आदमी को खुशी होगी। तो इसमें ये तो सवाल जो है वो आप भी खुश होंगे, सब खुश होंगे। बिल्कुल। और मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से, आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि मैं हूँ ठाणे लोकसभा क्षेत्र में, मीरा भाईंदर का एरिया है। विकास के नाम पे मीरा भाईंदर में देखा जाए तो ये आरोप लगते रहे हैं कि पहले यहाँ पर पानी का जमा होता था, लोगों के घरों में जाता था, झुग्गी झोपड़ियों में जाता था। अभी क्या स्थिति है? पिछले अगर 2014 से करें तो मोदी की सरकार है और 2024 में चुनाव होने जा रहा है।
अरे सर जी, पानी पहले भरता था, लेकिन इसके बाद तो इतना सारा विकास हुआ है, गटर भी चौड़ा हुआ है आने वाले बारिश में, किधर एक बूंद भी नहीं रुकेगा। ये खड़े वहाँ तो पानी घुटन तक, छाती तक आता था। मैं ही नगर सेवक था तो घूमने, मतलब इधर आते थे सबको और हाल चाल पूछने के लिए। तो इतना सारा विकास हो गया। और मोदी जी का जो विकास है वो महाराष्ट्र में भी उधर से ही फंड आता है। महाराष्ट्र का तो फंड रहता है, लेकिन उधर से नेशनल फंड भी आता है। तो उससे हिसाब से जो विकास हुआ है वो देवी पुरुष है, और उसका बचपन से इतना सुरवीर है। और मोदी सिवाय बच्चे को पूछो तो मोदी सरकार बोलेंगे, गली कुची में जाओ तो मोदी सरकार बोलेंगे। चाहे भी कि यूपी, बिहार में, कलकत्ता बीच में गया था, वहाँ भी बोलते हैं भाई हमको मोदी की ज़रूरत है, यहाँ की ये सरकार की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो ये सरकार जो अपनी जो है मोदी सरकार, वो सही में इतना कार्य किया है कि लोगों तक इतना विकास किया है। मोदी मय ही पूरा क्यों हुआ है, पूरा देश मोदी मय क्यों हुआ है, क्या कहेंगे आप? मेरा जहाँ तक मानना है 2014 के पहले हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट होता था। 2014 के बाद दुनिया में बम ब्लास्ट हो रहा है। हिंदुस्तान शांति से जी खा और चल रहा है। यूक्रेन हो रहा है, रूस हो रहा है, इजराइल हो रहा है। बट एक हिंदुस्तान में जो 2014 के पहले बम ब्लास्ट होता था और यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया, हिंदुस्तान में नहीं हो रहा। मुझे इसलिए मोदी चाहिए कि आपसे जानना चाहेंगे, मीरा भाईंदर की अगर बात करें, नया नगर की बात करें अभी, तो वहाँ पर देखा जाए जब राम जन्मभूमि की वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, तो उस दौरान यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य किया था जो घिनौना था। देखिए, बिल्कुल उसकी निंदा की गई और पूरे सर्व समाज ने उसकी निंदा की, और उसी का परिणाम था कि एक समय तो ऐसा माहौल बन गया था कि लग रहा था कि शहर की फिजा खराब हो जाएगी। लेकिन जब सारे समाज के लोगों ने आगे आके उस चीज़ की निंदा की कि ये गलत है, अगर आप हमारे भगवान राम के जुलूस पे आप अगर हमारे पत्थर मारोगे तो हम भी मारेंगे, वो तो सीधी सी बात थी। लेकिन जब दोनों समुदाय आमने सामने आके खड़े हुए तो उस समय इस शहर के जो बुद्धिजीवी थे, इस शहर के जो लीडर थे, इस शहर के तमाम जो लोग थे, उन लोगों ने जो समझ बूझ का परिचय दिखाया, उसके बाद ये शहर फिर से अपनी पटरी पर है। और मैं एक बात बताऊं, इस शहर में दंगे नहीं हुए कभी भी। जब 1993 में पूरा देश दंगे पे जला तो उस वक्त यही एक शहर था जो अमन चैन की जिसमें बज रही थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, अभी भी मौजूद हैं, वो लगातार इस तरह की चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो दिन भी अब पुराने हो गए। आज सिर्फ और सिर्फ विकास की बात है। विकास में अगर मीरा भाईंदर की बात करें तो आप मुंबई में रहते हैं, आपका विजिट मुंबई से लगातार मीरा रोड होता रहते। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 2014 में जब आप आते थे तो मीरा रोड क्या था, और आज आप 2024 में आए हैं तो मीरा रोड क्या है। मेट्रो यहाँ पे आ गई है, पूरी तरह से जो यहाँ की इंटरनल जितनी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो ठीक हुई है। एक मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि हाँ, विकास सार्वभौमिक नहीं हुआ। मैं भी ये बात को स्वीकार करता हूं, और वही सार्वभौमिक विकास के लिए एक बार फिर से जनता जनार्दन के पास 400 का आंकड़ा लेके गए हैं। और जिस दिन 400 का आंकड़ा आएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, कतई भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेगी, लेकिन सार्वभौमिक विकास जरूर करेगी। सार्वभौमिक विकास जरूर करेगी। हो सकता है कि उसमें जब सार्वभौमिकता आती है तो कुछ लोग अपने को दुनिया से ही अलग बोलते हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन ये पक्का है कि 400 पार सार्वभौमिकता, और अब की बार हिंदुस्तान ही नहीं, अब की बार अगर 400 पार हम जाते हैं तो विश्व में विश्व गुरु बनने का जो हमारा सपना था, सदियों पुराना सपना जिसको खंडित किया था, उसको भी पूरा करेंगे। तो ये चाय पे चर्चा हो रही थी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी लोगों के ज़्यादातर विचार जो थे वो विकास के थे। रही बात कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें या मुंबई की बात करें तो यहाँ पे लगातार विकास हुए हैं। अटल सेतु का जो निर्माण हुआ है वो आप अपने आप में एक इतिहास रचा है। वहीं दूसरी तरफ कोस्टल रोड जो है, अगर उसकी हम बात करें तो वह देखा जाए तो सी लिंक से जब आप उतरेंगे नरीमन पॉइंट पहुँचने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट आपको लगता है। तो ये सारे विकास के कार्य तो हुए हैं, लेकिन ये मतदाता हैं, देखना होगा कि इस अब की बार 400 पार जो मोदी का नारा है इसमें कितना वो सार्थक साबित होते हैं। मुंबई से कैमरामैन श्याम मिस्त्री के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए।